ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं दो ऐसी राशियां जिन पर ढैया प्रारंभ हो गया है, जो है धनु राशि और सिंह राशि। इसका मैंने एक विस्तार से भी बनाया है, अलग अलग राशियों का प्रभाव। इसमें आज मैं जो बताने वाली हूँ वो आपको थोड़ी सी राहत हो सकती है, क्योंकि शनि एक ऐसा खूबियाँ है जिनसे बहुत डर रहता है, विशेष रूप से जब साढ़े साथी या ढैया के प्रभाव में आप आ जाते हैं। और अग्नि तत्व की राशियों को शनि ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो सिंह राशि और धनु राशि दोनों अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। और मेष राशि पे भी साढ़े साथी का प्रारंभ हो गया है। मकर राशि इससे मुक्त हो गई है। इस तरह से एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करते हैं शनि। अब इसमें अलग अलग राशियों के हिसाब से मैंने भी बनाया है। आज मैं केवल नक्षत्रों के आधार पर बताने वाली हूँ कि अगर आपका ढैया प्रारंभ हो गया है, जैसे सिंह राशि और धनु राशि पे, दोनों पे हो चुका है। शनि का ऐसा माना थे अंधेरे के ग्रह हैं, कर्म फलदाता है, और अगर आपने किसी को सताया नहीं है तो आपको उतना ज़्यादा प्रताड़ित भी नहीं करते हैं। और हर एक राशि में अगर देखें तो ये 3 नक्षत्र होते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ढैया का प्रारंभ होने का मतलब है कि 2.5 वर्ष तक आपकी राशि को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगे। अब नक्षत्र के हिसाब से देखें तो ये हर एक राशि में 3-3 नक्षत्र आते हैं। एक राशि 3 नक्षत्र को मतलब एक साथ रहती है, और हर एक नक्षत्र में फिर 4 चरण होते हैं। वो बहुत बारीकी हो जाएगी। इसमें मैं केवल इतना ही बताऊंगी कि अगर आपके चंद्रमा मान लीजिए सिंह राशि के हैं, आप चंद्रमा आपके किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, सॉरी, जैसे सिंह राशि के लिए 3 नक्षत्र देखे जाते हैं, एक मघा, एक पूर्वा फाल्गुनी और एक उत्तरा फाल्गुनी। तो इसमें एक नक्षत्र के स्वामी मघा के केतु हैं, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र हैं और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हैं। ठीक इसी तरह से शनि के धनु के लिए भी बता देते हैं। धनु का लिए धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो एक बात जो है सेम हर तरह से देखिए, दोनों ही ढैया वालों पर देखने में आ रही है, क्योंकि तीनों नक्षत्र केतु के हैं और शुक्र के हैं और सूर्य के हैं। तो अब अगर इसके हिसाब से देखें तो जो शुक्र का नक्षत्र जिसमें होगा आपका जन्म, जैसे कि मान लीजिए आप धनु राशि के हैं, आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, आपको उतना प्रताड़ित नहीं करेंगे। अगर आप धनु राशि के हैं और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तब आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पूरे 2.5 वर्ष तक तो मैं समझती हूँ कि पूरी खराब नहीं करते हैं शनि आपके जीवन को। फिर भी अगर इन नक्षत्र के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो आप नेटर चार्ट खोलें आप, और एक मैं अष्टक वर्ग के हिसाब से भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसको भी देखना होगा कि मीन राशि में शनि को कितने पॉइंट मिले हैं। अगर 5 से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं तो फिर शनि उतना ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। हालांकि सिंह राशि इनकी शत्रु की राशि है, धनु राशि से इनके सब संबंध हैं जिनकी स्वामी राशि है। इस दौरान एक और बात हो रही है, जैसे ही शनि ने अपनी राशि बदल ली है तो वो मीन राशि में शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और राहु जो है फिर अपना कुंभ राशि में एक्सचेंज करेंगे। तो आपके नेटर चार्ट में गुरु की स्थिति भी देख लेना चाहिए। इस समय जब ये आएंगे अपने आपके नेटर चार्ट में, तो कुछ समय ज़्यादातर उनके संग कुछ समय तो राहु भी उनके साथ रहने वाले हैं। हर एक नक्षत्र की स्वामी राशि अलग अलग होते हैं, और शनि से उनकी कितनी शत्रुता है, मित्रता है। अब नेटल चार्ट के हिसाब से देखना कि अभी जब गोचर हो चुका है अलग अलग राशियों के हिसाब से, तो 2 और कौन सी जो राशियां इनको हर तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपका अगर सिंह राशि से शुरू करते हैं। सिंह राशि को अगर ये प्रवेश कर चुके हैं, जैसे ये 29 मार्च से, और फिर कुछ समय इनके संग अभी राहु भी रहेंगे, उसके बाद राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो उसका भी प्रभाव देखना होगा। आपके अभी के हिसाब से देखें पूरे 2.5 वर्ष तक आपके कहाँ रहेंगे, अष्टम में। अष्टम का जो है भैया ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आयु का भाव है, धन हानि का भाव है, अध्यात्म का भाव है, इसके साथ और चीज़ों को भी ये दिखाता है, ससुराल का पक्ष का है। तो अगर आपका सिंह राशि है और अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो प्रारंभ का समय जो है लगभग आप मान के चलिए कि जैसे ही इन्हें शुरुआत की डिग्री बाई धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, तो अभी जुलाई अगस्त तक का समय आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हर तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एक दृष्टि का आपको जरूर दोनों राशियों को फायदा होगा। जैसे कि एक जो कॉमन दृष्टि पड़ेगी वो धनु राशि में पड़ेगी, किसकी? शनि की और बृहस्पति की, जब बृहस्पति अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा सा मतलब जहाँ तक मेरा मेरा विचार है, हो सकता है कि मैं कहीं उतनी ज़्यादा सटीक नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको एक रिलीफ देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब इसमें जैसे आपका अगर किसी भी तरह से जन्म हुआ है, इसमें अलग अलग तारा के हिसाब से देखें तो जैसे आपका बद तारा है या आपका विपद तारा है, या इस तरह से दो तारे ऐसे सबसे खराब मानते हैं। प्रत्यारी तारा भी उतना खराब नहीं होता, वो प्रत्यारी तारा कैसे कहते हैं, रिपीट कराता है लेकिन सफलता मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें अगर परेशानी है तो वो है विपद तारा या बद तारा में आपका ये इसका आ रहा है आकलन करके। नवतारा के हिसाब से देखना होगा कि एक से लेके आप गिनते जाइए, जहाँ पर क्योंकि 9 तारा 9 होते हैं, फिर एक से गिनती शुरू कीजिए। इस तरह से अगर आपका जैसे मित्र तारा है या अति मित्र तारा है या साधक है या संपत है, इन सब से आपको लाभ होगा। लेकिन दो ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि आपकी घातक हो सकती हैं, और वो अगर प्रारंभ का समय देखें, जब तक ये शुरुआत का समय है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। किस भाव से रिलेटेड? अष्टम भाव से रिलेटेड, क्योंकि पूरे वर्ष ये 2.5 वर्ष तक अष्टम में रहेंगे। कुछ समय राहु का साथ भी उनका लगातार रहेगा, क्योंकि राहु ने अभी जैसी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब तक तो इनके साथ ही रहेंगे। अष्टम भाव आयु का मैंने बताया, अचानक स्वास्थ्य हानि हो सकती है। हो सकता है अगर आपका आयु खंड पूरा हो जाए और बहुत दिनों से आप मतलब उस पर मतलब काबू नहीं कर पा रहे थे या क्यों नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको हानि हो सकती है। कोई सडन जो है वो आपका रहस्य जो हिडन था अब तक, कोई रहस्य ऐसा था उससे आपकी मान हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। और इसके अलावा 2 और भाव के मालिक हैं डेटा चार्ट में, उन भाव को भी प्रताड़ित करेंगे। जैसे 6 भाव 7th भाव के मालिक हैं सिंह राशि के लिए, तो इसलिए इन भाव को भी संबंधित, जैसे विवाह है, वैवाहिक संबंध है और व्यापारी हैं, उनके लिए 2 भाव को और मिला के देखें, उनके लिए बहुत सतर्कता भरी समय रहने वाला है, प्रारंभ का समय। फिर बीच का समय क्या होगा, जो शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। सिंह राशि में जन्म हुआ है और अगर ये पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको राहत होगी। लगभग ये 365 दिन के 1 साल होते हैं, तो उस तरह से अगर देखें तो ये जो 15 माह तक रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सॉरी जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, 15 माह तक रहने वाले हैं। वो 15 माह आपके लिए काफ़ी कुछ राहत भरे हो सकते हैं। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है और बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी बनी हुई है तो हर तरह का आपको फ़ायदा होगा। जैसे विदेश जाने की अगर आपने पहले योजना की थी, उसमें आपको राहत हो सकती है। आपका विवाह हो सकता है, वैवाहिक संबंध अगर कहीं से टूटते नजर आ रहे थे, आयु को खतरा था, तो उस समय आपको राहत होगी। उसका अगर कोई नए काम की शुरुआत करना है, वैसे तो जहाँ तक कोशिश करना चाहिए और भी ग्रह देखना है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी मजबूरी में नए कार्य की शुरुआत करना है तो आपको ये देखना होगा कि जब ये अपना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, अगर कोई भी ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, उसका गोचर कहाँ आता है उससे मिला के देखना पड़ेगा। और ये लगभग 13 डिग्री से 20 डिग्री शुरुआत हो जाती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और 12 से 15 माह तक जो है वो थोड़ा कठिनाइयाँ कम होगी। और जैसे कि अब जब ये प्रवेश करेंगे संपत्ति तारा में तो आपको संपत्ति का लाभ दे सकते हैं, सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है, परिवार के रिश्तों में तालमेल अच्छा रह सकता है। लेकिन जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि लास्ट का नक्षत्र कहलाएगा इनका, उसमें अगर ये प्रवेश करते हैं तो विपत्त तारा में, विपत्त तारा का मतलब होता है विपत्तियों, हर तरह की विपत्ति हो सकती है, आपके धन से, मान से, सम्मान से, संबंधों से, किसी भी तरह की विपत्ति, उसका सामना करना पड़ेगा। तो आपका अंतिम समय जो थोड़ा आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, मतलब शुरुआत का समय और आपके लिए अंत का समय, ये दोनों समय आपके लिए थोड़ी सी कठिनाइयों में ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं। ध्यान रखना होगा, ड्राइविंग करते हैं धन की भी हानि हो सकती है, मान की भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है और सूर्य पावरफुल है तो फिर आपको सूर्य को प्रबल करना चाहिए उस दौरान। शनि को कमज़ोर करने के लिए आपको फिर जो दान पुण्य करते हैं उनका, जैसे मैंने बताया कि छाया दान करना है या हर शनिवार को दान करना है, तो फिर आपके रिश्ते भी बच सकते हैं और आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं धनु राशि के।
धनु राशि के इनने प्रवेश कर लिया है आपके चौथे भाव में, जहाँ पर ये आपने देखा ही होगा कि मीन राशि में जैसे इनने प्रवेश कर लिया है तो चौथे भाव से संबंधित। अब इसमें एक फायदा आपको ये हो सकता है, क्योंकि गुरु की स्थिति भी इस दौरान आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसे ही इन्होंने गुरु 14 मई से अपनी राशि बदल लेंगे, तो अभी जो जहाँ ये चल रहे थे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, अब जैसे ही आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो एक दृष्टि की जो इनकी पड़ेगी सप्तम भाव पे, और वहाँ पर एक शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, उससे काफ़ी आपको राहत होने वाली है। आपके अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, जैसे प्रारंभ में मतलब शुरुआत में ही बताया, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में या उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में, आपको 2 फायदे हो सकते हैं इसमें, विशेष तौर से धनु राशि वालों को। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो केतु का नक्षत्र है, और केतु और जहाँ तक है बृहस्पति, दोनों मिलके आपको अध्यात्म की दुनिया में कहीं ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। चौथे भाव से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, जैसे माता की हेल्थ में खराब थी, उससे राहत होने वाली है, लेकिन स्वयं का मानसिक पीड़ा जरूर बढ़ा देते, क्योंकि शनि हमेशा थोड़ा से मानसिक प्रताड़ना देते हैं और ऐसी बेवजह स्थिति का निर्माण कर देते हैं। विशेष तौर से अभी जब तक राहु वहाँ पर है, मानसिक पीड़ा, भूमिमान के सुखों में कमी, माता की हेल्थ खराब हो सकती है, परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। जैसे ही राहु ने अपनी स्थिति बदल ली, राहु जैसे ही आपके थर्ड भाव में आ जाएंगे 18 मई के बाद, फिर आपको काफ़ी राहत होगी इस तरह से। अब जैसे ये प्रारंभ का समय जो है वो थोड़ा सा आपके लिए भी कठिनाई हो सकता है, लगभग 90 से 100 दिन का समय है, और उसके बाद फिर जैसे ही अपने दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपके, तो एक तो आपका एक नक्षत्र पहले से ही मैंने बताया है कि ये जो नक्षत्र है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, अगर आपका नक्षत्र एक और आपके लिए फायदा है, अगर आपका नक्षत्र स्वामी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शुक्र के बराबर ही उतनी मतलब इसी नक्षत्र के हिसाब से आपको फायदा होगा। तो भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। अब इसके बाद अगर 150 दिन को मिला के देखते हैं, शुरुआत का समय आपके लिए भी थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, आयु को हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, जुए सट्टे से आपको दूर ही रहना चाहिए, और ये लगभग आपका प्रारंभ का समय उतना खराब नहीं है, और लास्ट का समय आपके लिए थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि केतु से जैसे मैंने बताया इनके ज़्यादा संबंध खराब नहीं है, केतु इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों अध्यात्म के और धर्म के हैं, इसलिए शुरुआत का समय आपके लिए खराब नहीं है। अगर आपका मान लीजिए चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये मित्र तारा में हुआ है, तो आपके लिए उतना खराब नहीं होगा। और अगर लास्ट का समय जो है वो, जैसे कि अगर चंद्रमा आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपके लिए फिर थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। अगर फिर भी चंद्रमा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति देखनी है, चंद्रमा अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो गुरु की वजह से आपको पूरे फायदे होने वाले हैं। जैसे ही आपके गुरु राशि बदल लेंगे, आपको जब ये प्रवेश करेंगे सप्तम भाव में, धनु राशि वालों के लिए बहुत कारक हो जाएंगे फिर ये, और जैसे फिर अष्टम में अक्टूबर के बाद ये प्रवेश कर लेंगे, फिर आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। प्रारंभ का समय आपके लिए अच्छा है, बीच का भी समय आपके लिए अच्छा है, अगर भरणी नक्षत्र के जन्म है तो भी आपके लिए, या गुरु के नक्षत्र में कहीं से भी कोई जन्म हुआ है, क्योंकि इस समय गुरु बहुत प्रबल हो जाएंगे, उससे भी आपको लाभ होने वाला है। अगर आपका जो एक समय जो होगा वो विशेष तौर से लास्ट का समय जो है, जो कि अगर आपका जन्म मतलब धनु राशि के हैं और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जन्म हुआ है, फिर आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। अब ऐसे भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जब ढैया 7.5 आ जाती है आपकी राशि पे, तो थोड़ा आपको अनुभव भी होने लगते हैं और उससे आप निकलने के रास्ते भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से धनु राशि वालों को उतना कठिनाई नहीं होगी जितनी कि सिंह राशि वालों को। नक्षत्र के हिसाब से भी देखना होगा, और आपका एक जो भाव है दोनों राशि वालों को, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, उससे आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। दोनों राशि वालों के लिए ये शुभ सूचना है। फिर और बीच में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है मेरे को कि और ज़रूरत है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ, तो उसको भी आपको बताऊंगी, लेकिन जहाँ तक है सिंह राशि और धनु राशि वालों को ये रिलीफ भरा समय है। अगर उनका जन्म मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में हुआ है या केतु के नक्षत्र में, विशेष तौर से शुक्र वालों को ज़्यादा, धनु राशि वालों को ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि सिंह राशि वालों को केतु से पट्टी नहीं बैठती है। अब इसमें जो एक मैंने वीडियो बनाया है, केतु का नक्षत्र है या सूर्य का नक्षत्र है या
दोनों से आपको परेशानी हो रही, तो उसका दान आप एक बार ज़रूर कर दीजिए। और एक मैंने शॉर्ट में भी वीडियो बनाया है, एक लंबे में भी वीडियो बनाया है। और जहाँ तक है, छायादान तो आपको करना ही पड़ेगा। छायादान से आपको कोई हानि भी नहीं होगी और बचाव होगा। कोशिश ये कीजिए कि एक लोहे का छल्ला भी अगर मिल जाए, वैसे तो घोड़े की नाल का मिलना असंभव है, लोग आग उसके लिए बिजनेस से आपको ठगते हैं, लेकिन अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं मिले तो सिंपल सा एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल जो फिंगर है राइट हैंड की, उसमें धारण कर लीजिए। हर शनिवार को दान कर दीजिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। अगर पीपल का वृक्ष आपके मतलब किसी भी तरह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो शनि मंत्र भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सिंह राशि वालों को मतलब ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि धनु राशि की अपेक्षा। डरवाने की और डरने की न डरवाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। और फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मेल भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊँ। एक बार पुनः निवेदन है कि हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है उनको मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।